Dear students, today we will discuss over these three topics. First one is number and enumeration. Second one Roman numerals. Third is factors and multiples. So these topics we will discuss one by one. सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक 1 नंबर्स एंड न्यूमरेशंस। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, एक बार उसका ब्रीफ नोट ले लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड होगा नंबर फॉर्मेशन। नंबर फॉर्मेशन में नंबर्स को हम गिवन डिजिट्स को यूज करके कैसे फॉर्म करते हैं वो देखेंगे। थर्ड होगा आपका पार्ट सी नंबर न्यूमरल एंड एन्यूमरेशन फॉर्म। इसका मतलब होता है कि किसी नंबर को हमें न्यूमरल फॉर्म में दिखाना है। न्यूमरल मतलब होता है फिगर फॉर्म और न्यूमरेशन फॉर्म मतलब होता है वर्ड फॉर्म। प्लेस वैल्यू देखेंगे, फेस वैल्यू देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में किसी नंबर को कैसे लिखते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर को कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स मतलब दिए हुए नंबर्स को, गिवन नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इन दिस टॉपिक सम क्वेश्चंस विल बी गिवन देयर। दोज क्वेश्चंस वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ नंबर्स हमको दिए होंगे, सपोज दैट 46,764, 3,439, 94,374। इस तरीके से कुछ भी नंबर हो सकता है, 64,374। इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। सबसे पहले बात करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर की। इनको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर पर जाएंगे हम, स्मॉलर टू ग्रेटर। ये जो ऑर्डर होता है इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। नीचे से ऊपर जाएंगे मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर। डिसेंडिंग में क्या होता है, ऊपर से नीचे आएंगे, मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर लिखेंगे। तो सिंपली हम इन नंबर्स को कंपेयर करके और फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देंगे। ध्यान रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, असेंडिंग असेंडिंग असेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर का सिंबल जस्ट अपोजिट होता है देन असेंडिंग। सो द स्मॉलेस्ट वन इज 3,439 is smaller than 46,764 is smaller than 64,374 is smaller than 94,374। इसको पढ़ा जाता है is this is smaller than this is smaller than this is smaller than this। मतलब ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इन नंबर्स को जस्ट अपोजिट कर दें, 94,374 इज ग्रेटर देन 64,374 इज ग्रेटर देन 46,764 इज ग्रेटर देन 3,439। तो ये जो जस्ट अपोजिट ऑर्डर होता है इसका नाम, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर आपको क्लियर हुआ होगा, स्मॉलर टू ग्रेटर चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा ग्रेटर टू स्मॉलर चलेंगे। ये होता है आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड थिंग नंबर फॉर्मेशन। नंबर फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कुछ डिजिट्स हमको गिवन रहेंगे, उन डिजिट्स को हमें यूज करना है और उन डिजिट्स का यूज करके हम एक नए नंबर को फॉर्म करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है, कुछ डिजिट्स हैं 1, 2, 0, 4, 6 एंड 9। ये 6 डिजिट्स हैं हमारे पास। इन 6 डिजिट्स का यूज करके हमें नंबर को फॉर्म करना है। अब कैसा नंबर फॉर्म करना है ये क्वेश्चन बताएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन ने कहा कि फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग दीज गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। मतलब इसका होता है कि इन डिजिट्स का यूज करके हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। कंडीशन इज दैट एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम बनाते हैं, अच्छा नाम से समझ में आ रहा है हमें, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। अब इन नंबर्स का, इन डिजिट्स का यूज करके छोटा नंबर कैसे बनेगा, सारे डिजिट्स को हम छोटे से बड़े फॉर्म में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सारे डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसा मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर में रख दीजिए।
उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर ये होना चाहिए 0 1 2 4 6 9 ये नंबर होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि अगर 0 को लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर डायरेक्टली रख दिया जाता है तो उस 0 का अस्तित्व खत्म हो जाता है, मतलब वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये नंबर 6 डिजिट का ना होके 5 डिजिट्स का बच जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 5 डिजिट यूज हुए हैं, 6 डिजिट नहीं यूज हुए हैं। क्यों कि 0 का यूज ही नहीं हुआ है, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब डिजिट्स में 0 हो तो उस 0 को लेफ्ट मोस्ट प्लेस से एक डिजिट अंदर रखा जाता है, मतलब सेकंड लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर रखा जाता है। ध्यान रखेंगे 0 के केस में। बाकी ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए सारे डिजिट्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दोगे। ये आपका ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर हो जाता है और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। अलग से कंडीशन दी हो सकती है कि फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग दीज 6 डिजिट्स यू में रिपीट अ डिजिट ओनली। अब अ डिजिट रिपीट करना है, क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि आप कोई भी 1 डिजिट रिपीट कर सकते हो। अब 1 डिजिट रिपीट करना है तो 6 डिजिट हैं और एक और डिजिट हम रिपीट कर लेंगे तो 7 हो जाएंगे। तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अब हम किसको रिपीट करें? मेरे पास 6 डिजिट्स हैं, मैं किसको रिपीट करूँ एक प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट कर देंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट कर देंगे। देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा। 1 मैंने कहा था 0 फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर नहीं आता, सेकंड पे आएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर में बना रहा हूँ तो स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट कर दूंगा। तो 1 0 0 2 4 6 9 ये आपका हो जाएगा 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इन्हीं डिजिट को यूज करके मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है तो मैं ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट कर दूंगा। 9964210 ये हो जाएगा 99,64,210 ये हो जाएगा 10,02,469 ये हो गया आपका नंबर फॉर्मेशन। असेंडिंग ऑर्डर देख लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर देख लिया, नंबर फॉर्मेशन देख लिया। अब बात करते हैं हम न्यूमरल फॉर्म एंड न्यूमरेशन फॉर्म। क्या होता है न्यूमरल फॉर्म और क्या होता है न्यूमरेशन फॉर्म? न्यूमरल फॉर्म का मतलब होता है सिंपली फिगर फॉर्म, जैसे ये लिखा हुआ है 10,000 10,02,469 ये न्यूमरल फॉर्म है। फिगर फॉर्म ये न्यूमरल फॉर्म है, फिगर फॉर्म है। अगर हमें इस फिगर फॉर्म को वर्ड्स में लिखना है तो वो न्यूमरेशन फॉर्म कहलाता है, मतलब वर्ड्स फॉर्म कहलाता है। लिखते हैं इस नंबर को, यहाँ लिखा है 10,02,000। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, ये जो कॉमा लगे हुए हैं ये कॉमा है इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन पीवीसी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग है। ये इंडियन प्लेस वैल्यू के चार्ट के अकॉर्डिंग है। इंडियन का मतलब होता है हम कैसे काउंट करते हैं किसी नंबर को, 3 डिजिट फिर 2 2 2 2 करके 3 डिजिट ले लेते हैं, फिर 2 2 2 2 करके ग्रुपिंग होती जाती है। बट इंटरनेशनल में क्या होता है 3 3 डिजिट लेते हैं, 3 फिर से 3 जिसको कहा जाता है 1s 10s 100s 1000 10,000 100,000। इंडियन प्लेस वैल्यू में 100,000 नहीं होता, 1 लाख होता है। इंटरनेशनल में हो जाता है 100,000, फिर 100,000 से चलता सीधा मिलियन, 10 मिलियन 100 मिलियन, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। इसलिए 3 डिजिट के बाद कॉमा लगते हैं, लेकिन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 2 डिजिट के बाद कॉमा लगते हैं। 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो दोनों इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम दोनों में न्यूमरेशन फॉर्म होता है, मतलब वर्ड्स फॉर्म होता है। अब ये नंबर्स हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखे हुए हैं तो इनको हमें न्यूमरेशन फॉर्म में लिखना है। लिखते हैं 10,02,000 तो 10,02,000 400 69। तो ये वर्ड्स में लिख दिया मैंने इस नंबर को इनवर्स रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो वर्ड फॉर्म होता है इसी फॉर्म को हम न्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं और जो फिगर फॉर्म होता है इस फॉर्म को न्यूमरल फॉर्म कहा जाता है। आई होप यू हैव क्लियर्ड द सेकंड होता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है उसको देख लेते हैं। प्लेस का मतलब समझ में आ रहा है, प्लेस का मतलब होता है जगह,
स्थान किसी नंबर का, किसी डिजिट का, किसी नंबर में किसी डिजिट की जगह, और वैल्यू मतलब उस जगह की वैल्यू। जैसे इसमें हम कहें यह वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसमें कहूँ मैं कि 2 की प्लेस वैल्यू बताइए। प्लेस और वैल्यू मतलब किस स्थान पर 2 लिखा हुआ है तो उसको स्थानीय वैल्यू, स्थानीय मान बोल के प्लेस वैल्यू कहा जाता है। तो सबसे पहले वैल्यू निकालना किसकी है? 2 की। प्लेस वैल्यू किसकी निकालना है? 2 की। 2 कहाँ बैठा है? वंस, प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। 1000 पे बैठा है, मतलब 2000 इसकी प्लेस वैल्यू हुई। अगर मैं बात करूँ इस जीरो की, तो जीरो की प्लेस वैल्यू मतलब जीरो कहाँ बैठा है? कहीं भी बैठा हो, जीरो का किसी में भी मल्टीप्लाई होगा, जीरो ही आएगा, कोई जरूरत नहीं निकालने की। अब इस नंबर में बात करें, यहाँ 6 लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 बताइए, अभी प्लेस वैल्यू ऑफ 6 निकालने के लिए सबसे पहले मैंने 6 लिखा। अब ये कहाँ है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 प्लेस पर है, तो मैं इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 60,000। तो आई होप समझ में आया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी डिजिट किस प्लेस पर है उसकी वैल्यू को हम उसकी प्लेस वैल्यू कहते हैं। सेकेंड होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू, मतलब कोई भी डिजिट की फेस वैल्यू डिजिट इटसेल्फ होता है। इस नंबर में किसी भी डिजिट की आप फेस वैल्यू की बात करेंगे वो डिजिट इटसेल्फ होगा। 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। मतलब किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की आप फेस वैल्यू की बात करेंगे तो वो डिजिट खुद होगा। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब किसी भी नंबर का हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है और फिर उसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। इसी नंबर की बात कर रहे हैं। ये नंबर लिखा है 99,64,210, ये अपने फॉर्म में लिखा हुआ है, न्यूमरल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंड मतलब होता है फैला के, बड़ा करके, तो उसको मुझे एक्सपेंड करके लिखना है। तो कैसे लिखूंगा मैं? 99 लाख है, 99 लाख मतलब 90 लाख प्लस 9 लाख, ये हो जाएगा 90 लाख प्लस 9 लाख, 99 लाख प्लस 9 लाख, फिर 64,000 मतलब 60,000 प्लस 4,000। हालांकि लिखने को तो ऐसा लिखेंगे 10,000, 6 इंटू 10,000 तो 60,000 प्लस 4 इंटू 1000 तो 4,000, लेकिन ऐसा भी चलेगा, मतलब ऐसा ही लिखा जाता है मोस्टली। 90 लाख, 9 लाख तो 99 लाख हो गया, 60,000 एंड 4,000 64,000 हो गया, फिर प्लस 200, फिर 10, चाहो तो वंस प्लेस पे 0 कर दो, अगर इधर 1 होता तो 1 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म और ये हो जाता है आपका शॉर्ट फॉर्म। ये क्लियर हुआ? किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो उसको एक्सपेंड कर देंगे, फैला देंगे। इसके बाद में आता है नंबर राउंडेड ऑफ द नंबर्स। कोई भी नंबर गिवन है उस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली नंबर लिखना है कि वो नंबर किसके पास है। और राउंड ऑफ करने की कई कंडीशन होती है, प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ होता है। राउंड ऑफ 10, राउंड ऑफ 100, राउंड ऑफ 1000, राउंड ऑफ 10,000, 100,000, इस लाख, इस तरीके से राउंड ऑफ होता जाता है। जैसे किसी भी एक नंबर को लिख लें, सपोज दैट ये नंबर लिखा है आपका 573, 649, ये लिखा है आपका 862 और लिखा हुआ है 2469, 3254 एंड 4685। ये नंबर्स हैं कुछ, मुझे इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। अब क्वेश्चन बताएगा कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, मतलब प्लेस क्वेश्चन बताएगा। तो इन नंबर्स को राउंड ऑफ कर लेते हैं नियरेस्ट 10 पे। नियरेस्ट 10 का मतलब होता है ये 573 लिखा हुआ है, इसको नियरेस्ट 10 हमें राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10 मतलब 10th प्लेस राउंड ऑफ होगा। 10th प्लेस पर क्या लिखा? 7, उससे कोई मतलब नहीं है। 10th प्लेस के जस्ट लेफ्ट राइट में कौन है? 3, तो हम 3 को 5 से कंपेयर करेंगे। कैसा है? छोटा बड़ा। 3 इज लेस देन 5, अगर मोर देन 5 और इक्वल टू 5 होता तो 7 8 में कन्वर्ट हो जाता। वंस प्लेस तो 0 ही होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो
तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 इज लेस देन 5, so 7 will remain as it is once place will be converted into 0, then this will be 570। ये हो जाएगा आपका। मान लेते हैं 3 की जगह पर 5 होता, तो अब ये इक्वल टू 5 हो गया, तो 7 विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, तो ये 580 हो जाता। अगर ये 6 होता तो ये तो ग्रेटर देन 5 हो गया, फिर भी 580 हो जाता। मतलब जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना है उससे जस्ट आफ्टर देखेंगे, तो जस्ट आफ्टर जो भी डिजिट होगा उस डिजिट को हम 5 से कंपेयर कर देंगे। अगर वो 5 के इक्वल होता है या बड़ा होता है तो हम उसके उस प्लेस को अपवार्ड कर देंगे, मतलब 1 से इंक्रीज कर देंगे, और लेस देन होता है तो हम उसको सेम रख के बाकी सबको 0 0 कर देंगे। इस नंबर को हम नियरेस्ट 100 करते हैं। नियरेस्ट 100 करना है मतलब इस प्लेस को राउंड ऑफ करना है। 4 को कंपेयर करेंगे 5 से, 4 5 से छोटा है, मतलब सीधा सीधा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम राउंड ऑफ 100 कर रहे हैं। इसको राउंड ऑफ 100 करेंगे तो राउंड ऑफ 100 होगा। इसको कंपेयर करेंगे 5 से, ये 5 से बड़ा है मतलब ये 900 हो जाएगा। इसको 1000 से कंपेयर करेंगे, 1000 मतलब ये प्लेस 1000 होता है। 4 को कंपेयर करेंगे 5 से, 4 छोटा है तो ये पूरा हो जाएगा 2000। इसको कंपेयर करेंगे 2 5 से छोटा है तो ये हो जाएगा आपका 3000। इसको कंपेयर करेंगे 6 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, ये हो जाएगा आपका 5000। क्योंकि जब ये 5 से बड़ा है तो 4 इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। ये हो जाता है आपका राउंड ऑफ द नंबर्स। तो चैप्टर 1 में मतलब नंबर एंड न्यूमरेशन में आपको एक ही चीज़ देखनी, इतनी सारी चीज़ें देखनी थी। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम आप अच्छे से जानते होंगे। इनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं 1-2 क्वेश्चंस कुछ आपको बताता हूँ, थोड़े से डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चंस करते कैसे हैं। जैसे सपोज क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट बना रहता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन होता है, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है मेरे पास 33,15,703। इस क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 7 का, ये 7 लिखा हुआ है, 7 का प्लेस वैल्यू का सम निकालिए, प्लेस वैल्यू का सम निकालिए। ये 2 7 कर देते हैं हम इसमें। 7 की प्लेस वैल्यू का सम निकालिए या 7 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालिए। अब देखते हैं, तो अब 7 2 हैं, 2 बार 7 है तो दोनों बार की प्लेस वैल्यू निकलेगी। तो पहले 7 की प्लेस वैल्यू निकलेगी 10,000 पे है तो 10,000 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 70,000 आएगी। मतलब मुझे सम निकालना है तो मैं करूंगा 70,000। इसकी प्लेस वैल्यू 70,000 हो जाती है, इसकी प्लेस वैल्यू होगी आपकी 700। ऐड कर देंगे 0070 से, मतलब 70,000 एंड 700 हो जाएगी प्लेस वैल्यूज का सम। अगर बात करता है कि 7 की, यहाँ 1 हो गया, 7 की प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट पता करिए, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 700, फेस वैल्यू क्या होगी 7। मैंने अभी बताया था किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू डिजिट इटसेल्फ होती है। तो मुझे प्रोडक्ट या सम जो कुछ भी निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, प्लेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू। यही क्वेश्चन ने कहा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है 700, फेस वैल्यू क्या है 7 7 जा 49, 4900 आपका आंसर हो जाएगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है आपका क्वेश्चन टॉपिक 1 का नंबर एंड न्यूमरेशन। रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, सबसे पहले उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। क्या होता है, कुछ नंबर्स को लिखने का, पढ़ने का एक सिस्टम चलता है, तो उन सिस्टम को के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बात करें कि एक जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किया जाता है, वो होता है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, ये हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में आप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा नंबर बना सकते हैं। अब नंबर बनता कैसे है, तो हमारे पास इस हिंदू अरबिक न्यूमरल को बनाने के लिए मेरे पास 10 सिंबल होते हैं, 0 से लेके 1 से लेके 0 तक मेरे पास 10 सिंबल हैं। ये स्पेशल टाइप के कैरेक्टर होते हैं। इन 10 सिंबल्स को यूज़ करके मैं कोई सा भी नंबर बना सकता हूँ, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ होती है रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स एक अलग से तरीका होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। अब रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है, 7 सिंबल्स का यूज किया जाता है। ये जो सिंबल हैं इनकी काउंटिंग 7 है, I, B, X, L, C, D एंड M। ये 7 सिंबल को यूज करके हम कोई सा भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं कि इनका यूज करके किसी नंबर को कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ द नंबर कैसे होता है। लेकिन हमें समझना है कि रोमन न्यूमरल्स में इन सिंबल्स का यूज करके किसी नंबर को फॉर्म कैसे किया जाता है। तो इसको समझने के लिए पहले बात कर लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो ये I का मतलब होता है 1, B का मतलब 5 होता है, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000 तक की बात करेंगे। और ज़्यादा 5, 10, 5, 10, 50, 60,000 लिखना हो तो बार लगाया जाता है, वो अलग बात है। तो ये आपको इनकी वैल्यूज़ पता चल गई। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम आगे पीछे करके सेट कर देते हैं, नए नए नंबर्स फॉर्म होते जाते हैं। तो किस डिजिट को कैसे, किस सिंबल को कहाँ, किसके साथ आगे पीछे कैसे क्या रखा जाता है, कि उनकी वैल्यूज़ कैसे कैसे बदलती है, कैसे कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है, वो हमें समझना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ 2-3 कंडीशन समझनी होगी। Only 5 conditions are there to study only. All doubts will be cleared related to the Roman numerals. कुछ 4-5 कंडीशन में डिस्कस करूँगा जिनको स्टडी करके आपके हमेशा के लिए सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू रोमन न्यूमरल्स। पहली चीज़ होती है कि अगर इनमें से I, X, C और M ये सिंबल जो होते हैं रिपीट हो सकते हैं, ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल क्या है? रिपीटेशन। रिपीटेशन में I, X, C, M को रिपीट कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 टाइम। मतलब ये जो सिंबल हैं ये अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकते हैं। कैसे? जैसे मुझे 3 लिखना है तो मैं लिख दिया 3, मुझे 4 लिखना है तो अब ये 4 टाइम रिपीट नहीं होगा। ये कैसे रिपीट होगा? 20 लिखना है तो मैं लिख दिया 2 बार, 20 हो गया। 30 लिखना है 3 बार लिख दिया। मुझे 100 लिखना है, C हो गया, C मतलब 100 होता है। 200 लिखना है, 300 लिखना है, ये रिपीट नहीं होता। M 1000 लिखना है, एक M लिख दिया। 2000 लिखना है, 3000 लिखना है। तो ये इस तरीके से ये 3 सिंबल से यूज रिपीट हो सकते हैं। बाकी VLD ये रिपीट नहीं होते, VLD रिपीट नहीं होते। सेकेंड होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन एडिशन की भी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं VLD। अच्छा, तो हमने एक चीज़ देख ली कि VLD रिपीट नहीं होते तो ये किसी से सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते। अब कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं अभी आगे बात करेंगे, इतना ध्यान रखेंगे अभी कि VLD किसी भी सिंबल से सब्ट्रैक्ट नहीं होते। सेकेंड होता है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर किसी भी डिजिट को, ये x लिखा है, इससे छोटे डिजिट को, इससे बड़े की बात तो होगी नहीं, अगर x से छोटे डिजिट को मैं लेफ्ट पे लिखूं तो उसका मतलब होगा कि वो डिजिट, डिजिट नहीं, सिंबल इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं राइट पे लिखता हूं तो इसमें ऐड हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने x के लेफ्ट में I लिख दिया, मतलब 1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 9। अगर मैंने लेफ्ट में ना लिख के राइट में लिख दिया तो हो जाएगा 11। तो उससे ये रिजल्ट निकलता है कि अगर किसी भी सिंबल के लेफ्ट में उससे छोटा सिंबल लिखता हूँ तो वो मेन सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर उस सिंबल के किसी भी बड़े सिंबल के राइट में एक छोटा सिंबल लिखता हूँ तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। कैसे? जैसे ये L लिखा हुआ, L मतलब होता है 50। अब 50 को 50 के पहले मैं V लिख दूँ तो क्या मतलब होगा इसका? 45। बिल्कुल 45 मतलब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखना है, मैंने अभी कहा कि VLD सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो आप यहाँ V को L से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फिर 45 कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा 45। तो मैं V को L से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐड तो कर सकता ना। इसके V को L के राइट में लिखा तो ये V L में ऐड हो गया, मतलब 50 और 5 55 हो गया। अब 55 में से मैंने 10 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, हो गया 45।
मतलब पहले मैंने L से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, 40 बचा, अब मैंने 5 को ऐड कर दिया तो हो गया 45। 45 को लिखने का तरीका ये है, ना कि ये, इसमें भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, पहले बात कर चुके। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने जाना कि किसी भी छोटे सिंबल को अगर बड़े सिंबल के लेफ्ट में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये बिटवीन टू सिंबल्स। इसका मतलब है कि अगर किसी दो बड़े सिंबल्स के बीच में एक छोटा सिंबल फंस जाए तो बेचारे का क्या होगा। तो दो बड़े सिंबल्स के बीच में एक छोटा सिंबल जब आ जाता है तो वो राइट सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे बात करूँ मैं, LIX लिखा हुआ है, ये भी बड़ा सिंबल है, ये भी बड़ा सिंबल है, और ये छोटा आ गया। मीन्स इफ स्मॉलर वैल्यू सिंबल lies between two symbol of greater value, then the value of the smaller symbol will be subtracted from the right symbol. So this value will be subtracted from this। इसका मतलब है कि ये 1 जो है वो 10 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 बचेगा, तो ये L 50 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 59। ये आपको ध्यान रखना है। और एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं यहाँ देखता हूँ CXXXIV, मतलब ये बड़ा है, ये भी बड़े हैं, और ये इधर से बड़ा है, बीच में आई आ गया। तो बड़े सिंबल्स के बीच में, दो बड़े सिंबल्स के बीच में एक छोटा सिंबल आ गया है, तो ये राइट प्लेस पर जो सिंबल होगा उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू पूरी 4 बचेगी अकेली। तो 100 10 10 10 मतलब 130, और ये होगा 4, तो हम इसको बोलेंगे 134। ये हमने जाना। फर्स्ट रिपीटेशन 3 बार कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट हो सकता है। IXCM रिपीट होंगे, तो VLD रिपीट नहीं होते। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने कहा कि अगर कोई सिंबल किसी भी बड़े सिंबल के राइट में है तो वो ऐड हो जाएगा, लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि VLD कभी भी किसी भी बड़े छोटे सिंबल से सब्ट्रैक्ट नहीं होते। और दूसरी बात कि ये रिपीट भी नहीं होते। इन चीज़ों को ध्यान रखोगे कि रिपीट नहीं होते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि हर सिंबल अपने आगे के 3 सिंबल के साथ में ऐड हो जाता है और 2 सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब I की अगर हम बात करें तो I B के साथ भी ऐड हो सकता है, मतलब B के आगे लिखा जाएगा, X के आगे भी लिखा जाएगा और L के आगे भी लिखा जाएगा। तो हर सिंबल अपने आगे के 3 सिंबल्स के आगे लिखा जा सकता है, मतलब 3 सिंबल्स के साथ ऐड हो सकता है। और सब्ट्रैक्ट केवल आगे के 2 से होगा। कैसे? IG हो सकता है, ये सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, IX हो सकता है। ये 3 को मैंने एडिशन के केस में डाल दिया, इन 2 को मैंने सब्ट्रैक्शन के केस में डाल दिया। अब V की बात करें तो V जो है अपने आगे के, ये V है, ये आगे के 3 सिंबल के साथ ऐड हो सकता है और 2 सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। देख लेते हैं, ये आगे के X के साथ में ऐड हो सकता है, L के साथ में ऐड हो सकता है, C के साथ में ऐड हो सकता है। अब मैंने कहा था कि VLD सब्ट्रैक्ट तो होते ही नहीं है, तो मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये बात खत्म, मतलब ऐड होगा अकेला। चलिए, I की बात कर ली, V की बात कर ली, अब बात करते हैं किसकी? X की। तो कोई भी सिंबल आगे के 3 सिंबल से ऐड हो सकता है, मतलब LX हो जाएगा, CX हो जाएगा, DX हो जाएगा। और ये सिंबल आगे के 2 सिंबल से ही सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, मतलब XL हो जाएगा, XC हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं, X का हो गया, अब L की बात करते हैं। L आगे के 3 सिंबल के साथ में ऐड हो सकता है, मतलब CL हो जाएगा, DL हो जाएगा, ML हो जाएगा। अब L तो सब्ट्रैक्ट होते नहीं है, VLD सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इधर ना ये हुआ था ना ये हुआ था। अब चलिए C की बात करते हैं, ये C। अब आगे के 3 तो पूरे नहीं है, मतलब आगे के 2 के साथ ऐड हो सकता है और 2 के साथ सब्ट्रैक्ट तो होते ही है, तो ये हो जाएगा आपका DC, MC और
CDCF। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोमन न्यूमरल्स को फॉर्म करने का, कि कोई भी सिंबल आगे के 3 सिंबल्स के साथ ऐड हो सकता है और आगे के 2 सिंबल के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ध्यान रखना है, VLD सब्ट्रैक्ट नहीं होते। और एक तो आप ध्यान रखेंगे कि I यूनिवर्सल रूल, I कभी LCD से सब्ट्रैक्ट नहीं होती। ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए बता दूं कि LCD तो आप जानते हैं घर में लगी रहती है, LCD याद रखना है कि I LCD से सब्ट्रैक्ट नहीं होती। जिसके लिए एक क्लू बता दूं कि LCD आप जानते हैं घर की टीवी, LCD LED जो भी होती है। और I को महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में I किसको, मदर को, मम्मी को I कहा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये I मतलब मम्मी समय पर आने वाले सीरियल के लिए टीवी से दूर, LCD से दूर नहीं हो सकती, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो I LCD से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, मतलब अब IL नहीं लिख सकते, IC नहीं लिख सकते, ID नहीं लिख सकते। तो सर 49 को कैसे लिखेंगे? सही बात है, कैसे लिखेंगे 49 को? IC नहीं हो सकता, तो 99 को कैसे लिखेंगे? पॉइंट की बात है। तो 49 को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लिखने के लिए ये आपका हो गया 50 में से मैंने 10 कम कर दिया, कितना बचा? 40। अब इस 40 में मैं 9 को ऐड कर दूँ। मैंने पहले कहा था देखो, ये 2 सिंबल के बीच में, 2 बड़े सिंबल के बीच में एक छोटा सिंबल आ गया, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा। और ये आपका पहले से 40 लिखा हुआ है, तो 49 हो जाएगा। यहाँ मुझे 99 लिखना है, ये 100 हो गया, 100 में से मैंने 10 कम कर दिया, बचा 90, और 90 में 9 को ऐड कर दिया तो हो गया 99। तो ये तरीका होता है आपका 49 और 99 लिखने का। इस तरीके से उसको भी कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो जाता है रोमन न्यूमरल्स का। इन सारे रूल्स को आप 1-2 बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, सारे नंबर आप फॉर्मेशन कर पाएंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द फैक्टर एंड मल्टीपल। व्हाट इज द फैक्टर एंड व्हाट इज द मल्टीपल? तो सबसे पहले हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर होता क्या है? तो फैक्टर अ नंबर which divides the given number completely without leaving any type of any remainder। जैसे 35 की बात करें तो 7 and 5। तो जो 5 होता है वो 35 को completely डिवाइड कर देगा, तो 5 will call the factor of 35, and 7 will also divide 35 completely, then 7 is called the factor of 35 also. So a factor of a number is a number that divides the given number completely। बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल में अगर हम किसी एक नंबर को गिवन नंबर से या फिर काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 5 मीन्स नेचुरल नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, इफ़ अ नंबर मल्टीप्लाई बाय द काउंटिंग नंबर, और नेचुरल नंबर मीन्स कह दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे भी, तो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर, then we obtain a new number, that number is called the multiple of given number। अगर किसी नंबर को हम काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो एक नया नंबर मिलता है वो हमारा क्या होता है? मल्टीपल होता है। जैसे लिखा हुआ है 48, इस 48 से मैंने कहा कि 48 16 और 3 का मल्टीप्लाई करने से बनता है, तो 16 and 3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 48। अगर मैं कहूँ कि 48 इज इक्वल टू 16 इंटू 3, क्वेश्चन पूछता है कि इन दिस 48 इज कॉल्ड इन दिस, तो ये इसमें इस रिलेशन में 48 क्या कहलाएगा? इसका मल्टीपल 16 का भी मल्टीपल और 3 का भी मल्टीपल। इसमें मैं कहूँ कि 16 क्या कहलाएगा? 16 कहलाएगा फैक्टर ऑफ 48 एंड 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 48। तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स हो जाते हैं। सीधी सी बात, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो फैक्टर गिवन नंबर से छोटा होता है, मल्टीपल गिवन नंबर भी हो सकता है और गिवन नंबर से बड़ा भी होता है। बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर समझ लेते हैं पहले। प्राइम फैक्टर समझने से पहले, प्राइम का मतलब होता है जो किसी से डिवाइड ना हो। जब जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होगा तो आप जानते हैं कि 1 और नंबर इटसेल्फ, कोई भी नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो जाता है।
1 और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो जाता है। तो हम कहते हैं 1 और नंबर इटसेल्फ से तो हर नंबर डिवाइड होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड ना हो। एक ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें, एक्चुअल डेफिनेशन की, तो द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे मैं बात करूँ 13 की, तो 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड होगा और 13 1 से डिवाइड होगा। तो मैं 13 के अगर फैक्टर बनाऊँ तो 13 के फैक्टर बनते हैं 13 × 1, तो ओनली 2 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर बन ही नहीं सकते। तो वो सारे नंबर्स जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। सो द नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर्स, तो उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स की, कि प्राइम फैक्टर होता क्या है। मतलब किसी नंबर को हम ऐसे छोटे छोटे से नंबर्स में तोड़ देते हैं जो उसके फैक्टर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो फैक्टर, प्राइम होते हैं। जैसे बात करता हूँ मैं 28 की। इस 28 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूँ तो जानते हैं, इस तरीके से मेथड आप जानते हैं, चलिए बता देता हूँ। 2 1 या 2, 2 4 या 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 या 14, 7 से डिवाइड करेंगे 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है एंड 7 भी प्राइम है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। अगर मुझे प्राइम फैक्टर्स लिखना है तो मैं लिखूंगा 28 2 × 2 × 7, ये प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। और 48 की बात करूँ तो 48 में 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये कभी भी किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। तो प्राइम फैक्टर समझ में आया आपको। तो अगर क्वेश्चन आता है आपका लिस्ट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, मतलब ये क्वेश्चन है आपका कि 60 के सारे प्राइम फैक्टर्स को आप लिस्ट करिए, तो आप सीधे से इस तरीके की मेथड, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, डिवीजन मेथड, तो इससे आप डिवाइड करके और उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो 60 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि सारे नंबर्स प्राइम है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। प्राइम फैक्टर्स की बात के बाद हम बात करते हैं HCF और LCM क्या होता है। पहले हम इन वर्ड्स के मतलब को समझेंगे, LCM एंड HCF। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर सबसे छोटा, लिस्ट मतलब लोवेस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है कि आपको LCM निकालने के लिए गिवन नंबर्स के मल्टीपल निकालने पड़ेंगे, फिर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखिए। इसका मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि आपको HCF निकालने के लिए जो नंबर्स होंगे उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और फिर उनमें से कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। फिर कॉमन में से देखेंगे कि हाईएस्ट कितने फैक्टर्स बनते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ एग्जांपल लेता हूँ मैं 15 एंड 45। यहाँ क्वेश्चन है मेरे पास। अब क्वेश्चन बोलता है कि इनका मुझे HCF चाहिए। मैंने कहा HCF में क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसके मुझे पहले कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर बना लेते हैं, 15 के फैक्टर बनाते हैं और 45 के फैक्टर बनाते हैं। 15 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 3 × 5, 3 5 जो 50 हो गए दोनों प्राइम। इसके फैक्टर बनाएंगे 3 × 3 × 5, प्राइम हो गए तीनों। अब मैं पता करता हूँ कि कॉमन फैक्टर कितने हैं। कॉमन देखो 3 एंड 5, मतलब 3 × 5 कॉमन है, तो ये एक ही कॉमन है, तो वही आप कॉमन फैक्टर कह लें या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लें, ये HCF हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इसकी LCM, तो LCM के लिए मुझे मल्टीपल निकालने पड़ेंगे। तो मैं मल्टीपल किसके निकालूँ, पहले 15 के,
15 के मल्टीपल मतलब 15 में काउंटिंग नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ये 15 बन जा 15, एक हो गया 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 4 जा 60, 75, 90 और आगे तक बढ़ता जाएगा। मल्टीपल निकालता हूँ मैं 45 के, 45 बन जा 45, 45 2 जा 90, 135, इस तरीके से और आगे चलते जाएंगे। अब मुझे कॉमन चाहिए, अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊँ 135, तो देखिए 135 भी कॉमन है, 45 भी कॉमन है, तो फैक्टर कॉमन आ गए। लेकिन कैसे चाहिए मुझे लीस्ट, इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है, कम से कम छोटे से छोटा कौन सा है, 45, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 45। ये आपका लिस्टिंग मेथड है। और दो तीन मेथड होती हैं जिनका यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। बस मुझे बताना ये था, इतने लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन आने वाले हैं आपके वन लाइनर टाइप, छोटे छोटे से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए छोटे छोटे से क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करना है जल्दी से वो आपको बता रहा हूँ। एलसीएम आप समझे होंगे, एचसीएफ आप समझे होंगे। अब आगे बात करते हैं कुछ, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ और नंबर्स का यूज होता है। जैसे एक रिलेशन होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब जैसे क्वेश्चन है हमारा कि टू नंबर्स का 16 एंड 24, ये मेरे पास दो नंबर हैं 16 एंड 24। क्वेश्चन है कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, तो हम इसका इनका एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एलसीएम हमने अभी देखा, एचसीएफ हमने देखा। एक बार और बता देता हूँ कि एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक छोटी सी जो कॉमन मेथड होती है जो मोस्टली यूज़ की जाती है, इस तरीके से कॉमन डिवीजन मेथड होती है, इसी से एलसीएम भी निकलता है और इसी से एचसीएफ भी निकलता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों एलसीएम निकालने के लिए इनको हम 1 तक डिवाइड करेंगे। ये भी 1 तक आ जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, ये भी 1 तक डिवाइड हो जाना चाहिए। इवन नंबर है दोनों, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 एंड 12 मिला। दोनों फिर से इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 12। अब मैंने देखा यहाँ पर यहाँ 1 1 नहीं आया, लेके आओ 1 1 1 अभी 3 एडिटेड रहेगा क्योंकि अलग अलग नंबर है। फिर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो आ गए 1 1। एलसीएम निकालने के लिए मुझे लास्ट तक जाना पड़ेगा जब तक कि 1 1 ना आ जाए। अब मैं इसका सबका मल्टीप्लाई करूँगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो एलसीएम हुआ हमारा 48। एक बार और देखेंगे, ये दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं, इन सारे प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एलसीएम मिलेगा। अब अगर मुझे एचसीएफ चाहिए हो तो इन नंबर्स को हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब एक ऐसे फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। मैंने यहाँ देखा कि 2 से 16 भी डिवाइड हुआ, 24 भी डिवाइड हुआ, फिर 2 से 8 भी डिवाइड हुआ, 12 भी डिवाइड हुआ, फिर इस 2 से 4 भी डिवाइड हुआ, 3 भी डिवाइड हुआ। अब इस 2 से ये 2 और 3 दोनों डिवाइड नहीं हुए, मतलब मुझे यहाँ तक रुकना पड़ेगा। 2 से ये तो डिवाइड हो गए, अब ये 2 और 3 किसी भी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। ये एचसीएफ के केस में होता है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये एक बार और एलसीएम और एचसीएफ आपको बता दिया। ये सबसे पॉपुलर मेथड है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही मेथड को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब हम क्वेश्चन बात करने वाले थे फॉर्मूले की, कि एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब होता है यही दो नंबर की, फर्स्ट नंबर 1 नंबर एंड सेकेंड नंबर, ये मतलब होता है इसका मतलब है फार्मूले का कि अगर दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। मेरे पास 2 नंबर्स हैं 16 एंड 24। इन दोनों नंबर्स का मैंने अभी एलसीएम निकाला था, एलसीएम आया था 48
और HCF आया था 8। अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स मतलब LCM एंड HCF, तो ये दोनों इक्वल आएगा। ये है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है कि द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 180। LCM कितना है दिया हुआ है कि टू नंबर्स का LCM 180 है और उनका HCF है 6। LCM गिवन है 180, HCF है 6 और 1 नंबर है हमारा 30। 1 नंबर कितना है 30। फाइंड आउट द सेकंड नंबर। ये इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि LCM 180 गिवन है, HCF गिवन है 6, एक नंबर 30 दे दिया आपको, बोला दूसरा नंबर निकालो। तो इस फॉर्मूले को याद करेंगे हम क्या, LCM की जगह LCM रखेंगे इंटू HCF की जगह HCF रखेंगे और ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। मैं यहाँ रख देता हूँ तो सेकंड नंबर मिल जाएगा। LCM है मेरे पास 180, इसकी जगह रखा मैंने LCM है 180 इंटू HCF है 6 इक्वल टू 1 नंबर आपको दिया है 30 और सेकंड नंबर आपको पता नहीं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से एक रिलेशन बन गया मेरे पास, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे इस सेकंड नंबर को चाहिए, इसके मल्टीपल में जो है इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 इंटू 6/30। अच्छा बोले सर इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर वही आना है, थोड़ा सा ये बड़ा नंबर हो जाता, फिर डिवाइड करने में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता और कुछ नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हम यहाँ कर सकते हैं, यह 30 का एक 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 18 पूरा कट जाएगा। 3 6 या 18 मतलब 3 1 या 3, 3 6 या 18, तो 6 इंटू 6 और ये है आपका सेकंड नंबर। 6 से जगह 36 होता है मतलब सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 36, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ सेकंड नंबर की जगह क्वेश्चन फर्स्ट नंबर भी पूछ सकता है, LCM भी पूछ सकता है, HCF भी पूछ सकता है। मतलब 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज़ हैं इस क्वेश्चन में, 4 में से कोई 3 वैल्यूज़ देके और आपसे 4th वैल्यू पूछ सकता है। ये आपका LCM HCF का रिलेशन हो जाता है। अब एक और लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे हम, जो होता है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 और भी आगे होते हैं, आप यहाँ तक बात करेंगे आज कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, देख के बता देंगे, इसलिए डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ना जरूरी है। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, उस नंबर को देख के पता कर देंगे। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा, 5 से 6 से, मतलब कोई भी नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, डिवीजन करे बिना हम उसको देख के बता देंगे, तो उसमें हमारा ये हो जाएगा कि डिवाइड करने का टाइम बचेगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक नंबर लिखा है 6 4 3 7 5 2 8 9 1 0 0 5, अब बोले कि ये 9 से डिविजिबल है क्या? अब आप डिवाइड करने बैठे रहिए, 10-15 मिनट खराब हो जाएंगे। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, लेकिन इस चीज़ को समझना जरूरी है, इससे छोटा भी है फिर भी समय लगेगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए ये डिविजिबिलिटी रूल से सीखना जरूरी हो जाता है। अब मुझे पता करना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 5 से 6 से 10 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो ये सब को समझने के लिए मुझे इन सब के रूल्स पढ़ना पड़ेंगे, छोटे छोटे से रूल्स। अगर नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर इवन नंबर है। अब आप जानते हैं कि इवन नंबर क्या होता है, जिसका वंस प्लेस 0 2 4 6 8 हो वो नंबर इवन है। तो इवन नंबर कोई भी हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कौन होगा? अगर इन नंबर्स का, इस नंबर का सम ऑफ डिजिट, सम डिजिट का मतलब है जितने भी डिजिट हैं इन सभी डिजिट्स का सम निकालेंगे और सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? जैसे 6 4 10 हुआ, 13 20 25 27 27 एंड 36 37
42। अब आप देखेंगे कि 42 ये इनका सम ऑफ डिजिट कितना आया 42। 42 और 42 10 20 25 and 25 and 26 27 and 9 36 37 42 42 3 से डिवाइड हो जाता है 14 3 या 42 43 42 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए we can conclude that this number will be divisible by 3। फोर की बात करें, अच्छा ये नंबर 3 का जो रूल होता है वही 9 का होता है। इफ़ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, if the sum of digit, if any number the sum of digit is divisible by 9, then number will be divisible by 9। sum of digit 42 हुआ, 42 9 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये तो हो गया रूल 2 3 9 का। अब बात करते हैं रूल नंबर 4। तो 4 का रूल ये होता है नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स से कौन सा नंबर बन रहा है, 0 5 मतलब 5 बन रहा है। तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। अगर ये लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही होता है रूल 8 का। If the number formed by last 2 digit is divisible by 8, the number will be divisible by 8। मतलब 4 और 8 का होता है सेम, 3 और 9 का सेम होता है। अब बचा 5। तो 5 से तो हमें समझ में आ रहा है कि 5 की टेबल आप जब पढ़ते हैं तो 1 प्लेस में या तो 0 आता है या 5 आता है, या तो 0 आता है या 5 आता है। मतलब 5 के कितने भी मल्टीपल्स हों, जितने भी होंगे 0 5 0 5 आता है। तो वही रूल बन जाता है कि इफ़ एनी नंबर्स 1 प्लेस है 0 और 5, अगर किसी नंबर का 1 प्लेस 0 है या फिर 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका 1 प्लेस क्या है 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। रूल नंबर 6 होता है इफ़ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अगर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इस नंबर की बात करें, ये नंबर 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड तो हो रहा है, 2 से नहीं करना है उसको, सम ऑफ डिजिट है। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब 3 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, तो 6 से भी नहीं होगा। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स थे किसके, डिविजिबिलिटी के। ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, डिवाइड करने से बच जाते हैं। एक क्वेश्चन में देखता हूँ 7413, एक और है आपका 32716। इसको मुझे चेक करना है ये 6 से और 8 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 1413 एंड 32716, इसको मुझे चेक करना है कि 6 and 8 दोनों से चेक करके डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है 6 का, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। इसका है कि लास्ट 2 डिजिट्स जो नंबर बने वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ मैं सबसे पहले 2 से चेक करता हूँ। तो 2 से चेक करने के लिए मुझे इवन नंबर चाहिए तो 2 से कटेगा, लेकिन ये कैसा ऑड है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम यू कैन कंक्लूड दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 8 से चेक करते हैं। 8 का रूल होता है नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स। 13 है, 13 8 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। 6 से चेक करने के लिए नंबर 2 से डिवाइड और 3 से होना चाहिए, ये इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट निकालना पड़ता है। सम ऑफ डिजिट निकालते हैं, 3 × 5 7 12 13 and 6 19, मतलब सम ऑफ डिजिट होता है 19 और 19 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए 6 से नहीं हो रहा, 8 से करते हैं। नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट क्या है 16 और 16 8 से डिवाइड हो जाएगा। देन वी कैन कंक्लूड दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 नॉट 6। ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन इसके वेस्ट आते रहते हैं। फ्रेंड चीज़
ये पूरा वीडियो आपने देखा, ये देखा कि क्या अच्छा लगा क्या गलत लगा। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगता है, समझ में नहीं आया, तो उसको डिसलाइक करें, लेकिन लाइक या डिसलाइक करना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों। सो जय हिंद ऑल द स्टूडेंट्स।